गुड मॉर्निंग। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर का, जो कि हमारा टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हम उसको आज रीड आउट करेंगे। और ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है, तो आज हम इसको सबसे पहले रीड आउट करेंगे और हम इसके बारे में जानेंगे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेसिकली हमें क्या बताना चाहती है। तो आपके पास आपकी स्क्रीन पे there are some postulates, like they are 8 postulates of kinetic theory of gases. हम पॉइंट बाय पॉइंट, पोस्टुलेट बाय पोस्टुलेट हम इसको एक बार रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे सबसे पहला पोस्टुलेट हमें क्या बताता है कि एवरी गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज या कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। यानी कि हर एक गैस में there are various large number of extremely small particles जिनको हम molecules का नाम देते हैं। All the molecules of a particular gas are identical in mass and size and differ in these from gas to gas। जैसे हम बात करते हैं एक गैस की, लाइक हमने बात की एक ऑक्सीजन गैस की, तो ऑक्सीजन के अंदर there are बिलियन ट्रिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, उन ऑक्सीजन के सभी मॉलिक्यूल्स का जो मास है और जो साइज है वो एक जैसा होगा। यानी कि एक गैस के सभी मॉलिक्यूल्स का जो साइज मास होता है वो एक जैसा होता है, पर ऑक्सीजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो साइज और मास है वो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल से अलग होगा। तो हर एक गैस में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, लाइक उनको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और हर एक गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक पर्टिकुलर गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो आइडेंटिकल हैं, और गैस टू गैस ये वेरी करता है। तो हर एक डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट हो जाते हैं। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय लार्ज डिस्टेंसेस। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी लार्ज होता है, सो दैट जो एक्चुअल वॉल्यूम है एक मॉलिक्यूल का, एक्चुअल वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल का हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू, अगर हम उसको कंपेयर करें टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस से। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को अगर हम कंपेयर करें टोटल वॉल्यूम से, तो हम एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। हाउसोएवर, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, दिस पॉइंट इज ए फॉल्टी पॉइंट। इस पॉइंट को बाद में रेक्टिफाई किया गया, ठीक है, बाद में जब कभी प्रेशर को हम हाई करते हैं तो ये पॉइंट हमारा रेक्टिफाई हो जाता है, ये पॉइंट हमारा फॉल्टी हो जाता है, इसको रेक्टिफाई किया जाता है। बट अभी फिलहाल के लिए आप इसको याद करो कि एक मॉलिक्यूल के जो वॉल्यूम है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पे बात आती है थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट कहता है कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर सो लार्ज that force of attraction or repulsion between them are also negligible। ठीक है, इस ये थर्ड पॉइंट है हमारा। थर्ड पॉइंट कहता है कि जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में लार्ज डिस्टेंस है, तो लार्ज डिस्टेंस के कंपैरिजन में एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है उसको टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो थर्ड पॉइंट हमें कहता है कि ऐसे ही अगर उनके बीच में डिस्टेंस लार्ज है तो उनके बीच में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन भी नहीं होती, उनको भी नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। और मैं दोबारा फिर बता दूं, ये पॉइंट भी एक्चुअल में फॉल्टी है। ये दोनों पॉइंट फॉल्टी हैं जिनको बाद में रेक्टिफाई किया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने ये दो पॉइंट्स को याद रखना है, इन दो पॉइंट्स को हमने सेपरेटली याद रखना है इनको। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है मॉलिक्यूल्स पे, वो एक्चुअल में इट इज सपोज टू बी नेग्लिजिबल। दिस पॉइंट इज होल्ड ट्रू, दिस पॉइंट इज क्वाइट ट्रू कि ग्रेविटेशन फोर्स का जो मॉलिक्यूल ऑफ गैस है उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज सपोज टू बी नेग्लिजिबल। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स का जो मॉलिक्यूल ऑफ गैस है उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, वरना जो जितने भी मॉलिक्यूल्स थे गैसेस के वो सभी सेटल डाउन हो जाते। ठीक है, इन अ कंटेनर और इन अ बीकर, हम जो भी हम
पर्टिकुलर गैस को जिस भी कंटेनर, जिस भी बीकर या जिस भी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर हम उसको कंसीडर करते हैं, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नेग्लिजिबल है। फिफ्थ पॉइंट, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, द मॉलिक्यूल आर सुपोज टू बी मूविंग कंटिन्यूअसली इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब मॉलिक्यूल जो होते हैं, मॉलिक्यूल अपने आप को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि जैसे हमारे पास ये बिकर है पर्टिकुलर एक, और इस बिकर में यहां पर मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल इधर भी जा सकता है, मॉलिक्यूल इधर भी जा सकता है, मॉलिक्यूल इधर भी जा सकता है, 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 मॉलिक्यूल कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकता है, और विद डिफरेंट वेलोसिटी वो जा सकता है। वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहते हैं, दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद वन अनदर, जिसको मॉलिक्यूलर कोलिजन्स कहते हैं। और इसी तरह से वो वॉल्स ऑफ द वेसल के ऊपर भी कोलाइड करते रहते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते रहते हैं और वॉल के ऊपर भी कोलाइड करते रहते हैं, जिससे एक्चुअल में प्रेशर के बारे में हमें पता चलता है। तो हम उसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, जो प्रेशर है, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनिंग वेसल इज ड्यू टू द बोम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनिंग वेसल। यानी कि जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स वॉल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, तो जब ये वॉल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो वॉल के ऊपर जितना प्रेशर ये एक्सर्ट करते हैं, वही हम प्रेशर उस गैस का कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली जो गैस का प्रेशर है, हम उस गैस के प्रेशर को कंसीडर करते हैं, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स उस वॉल ऑफ वेसल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, बॉम्बार्ड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिक्स्थ पॉइंट हो गया। सेवंथ पॉइंट पे आते हैं हम। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर सुपोज टू बी परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर्स। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम परफेक्टली हार्ड स्फीयर्स मानते हैं, इलास्टिक हार्ड स्फीयर्स मानते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही यूज करते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहां पर कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, कोई भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। बस होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल से, जो मॉलिक्यूल हाई एनर्जेटिक था, उस मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे जिसकी एनर्जी थोड़ी कम थी, उस पे एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। तो मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाती है दूसरे मॉलिक्यूल पे, जब उनके बीच में कोलिजन टेक्स प्लेस करता है। तो जब कोलिजन टेक्स प्लेस करता है तो एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो दूसरे मॉलिक्यूल पे ट्रांसफर हो जाती है, या दूसरे की पहले पे ट्रांसफर हो जाती है। तो ये बेसिकली इसके अंदर हमारे पास ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि मॉलिक्यूल के पास परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर्स होते हैं, तो एनर्जी कोई भी वेस्ट नहीं होती। लास्ट पॉइंट, एट्थ पॉइंट, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, एक दूसरी डायरेक्शन में, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। तो उनके पास डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज होती हैं। अगर वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, तो वेलोसिटी जैसे डिफरेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगी। और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं हम, तो वो मॉलिक्यूल की डिपेंड करती है। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, गैस के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर से। टेम्परेचर ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जैसे ही आप टेम्परेचर को करोगे इंक्रीज, जैसे ही आपने टेम्परेचर को किया इंक्रीज, तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास, यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जो मॉलिक्यूल है वो हाई एनर्जी के साथ मूव करेंगे, तो एनर्जेटिक हो जाएंगे, उनकी एनर्जी उनके पास ज्यादा आ जाएगी। बिकॉज उसका रीजन भी है कि जैसे जैसे आप उनको टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे उनको एनर्जी ज्यादा मिलेगी। तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो वो जल्दी से मूव करेंगे, मूव करने का मतलब वेलोसिटी उनकी इंक्रीज कर जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। ये हमारा जो पॉइंट्स थे, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को डिस्क्राइब करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का टॉपिक।